हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित डंडेबाज। और आज हम क्लास 12 बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके बारे में आपको पता होगा कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम बोल रहे हैं, यानी डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, बहुत रैपिड रिविजन इसका स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट हेडिंग है जेनेटिक मटेरियल। कि देखिए, जब साइंटिस्ट्स की डिस्कवरी चल रही थी कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो वो इस बात में कंफ्यूज थे कि जेनेटिक मटेरियल अपना डीएनए है, आरएनए है, या प्रोटीन है, या और कोई सब्सटेंस है। ठीक है। जब बात यहाँ तक आ गई कि जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए है या आरएनए है, तब हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे पता लगाया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होना चाहिए। ठीक है। देखिए देखिए किसी भी सब्सटेंस को जेनेटिक मटेरियल कहने के लिए वो कुछ क्राइटेरियाज को कंप्लीट करना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया है रेप्लिकेशन प्रेजेंट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि देखिए, जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होना चाहिए, तभी दूसरी जनरेशन में वो जेनेटिक मटेरियल, वो फिनोटाइप वो आ सकेंगे। तो इसके लिए जेनेटिक मटेरियल में एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रेप्लिकेशन कर सके, यानी अपनी एक रेप्लिका बना सके। तो क्या ये डीएनए में प्रेजेंट होता है या आरएनए में प्रेजेंट होता है या दोनों में प्रेजेंट होती है कैपेबिलिटी? दोनों में होती है। तो इस बात से हम पता नहीं लगा सकते कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए है। नंबर 2 पॉइंट, स्टेबिलिटी। देखिए, जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जेनेटिक मटेरियल स्टेबल नहीं होगा तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कभी भी अपने एंसेस्टर की तरह नहीं होगी। आप सोच के देखिए कि जैसे कि ह्यूमंस का ही एग्जांपल मैं लेता हूं, तो ह्यूमन का एक बेसिक स्ट्रक्चर सारे ह्यूमंस में सेम होता है। उनके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आपने कॉर्डेट्स में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे, वो सारे ह्यूमंस के लिए सेम होते हैं। और बहुत माइनर डिफरेंसेज होते हैं, कुछ हाइट का, वेट का, फेस का, ये बहुत माइनर डिफरेंसेज हैं। तो अगर मेरे को जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी स्पीशीज में मिलने चाहिए, अगर उनको आगे वाली जनरेशन को पास करना है, तो जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है या आरएनए ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। देखिए, आरएनए के बारे में मैंने नोट्स में इंक्लूड किया है कि आरएनए में 2 प्राइम पोजीशन पे OH ग्रुप होता है। देखिए, हम डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में एक पेंटोज शुगर मिलती है, यानी जिसमें 5 कार्बन होते हैं, ऐसी शुगर मिलती है। उसमें नंबर 2 के कार्बन पे आरएनए में OH ग्रुप हमें मिलता है, लेकिन डीएनए में नहीं मिलता। इसलिए तो नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो आरएनए का नाम है, और डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उसमें OH ग्रुप में नहीं होता है, उसकी जगह हाइड्रोजन होता है। इस OH ग्रुप की वजह से आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसलिए जब आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है तो आरएनए कम स्टेबल है। ये नंबर 1 पॉइंट है। इसके अलावा आरएनए एज ए कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करता है। हम यहाँ हम ट्रांसलेशन में देखेंगे कि जो राइबोसोमल आरएनए है वो ट्रांसलेशन में एज एन कैटलिस्ट बिहेव करता है। तो क्या आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है? बिल्कुल। नंबर 3 पॉइंट है यूरासिल। जब मैं आपको अभी डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो उनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है कि डीएनए में थाइमीन बेस होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। यूरासिल थाइमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आरएनए ओवरऑल डीएनए से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आरएनए की स्टेबिलिटी डीएनए से कम है। तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए या आरएनए होना चाहिए? आंसर डीएनए होना चाहिए। ठीक है। तो यही लाइन है कि आरएनए लेस स्टेबल है। जो चीज कम स्टेबल होगी, क्या उसमें चेंज जल्दी होंगे, ज्यादा होंगे, यानी म्यूटेशन ज्यादा होगा। तो यही वजह है कि ऐसे वायरसेज जिनमें आरएनए होता है डीएनए की जगह, उनमें म्यूटेशन का रेट ज्यादा होता है, जैसे कि एचआईवी। ठीक है। फिर साइंटिस्ट के दिमाग में एक नई बात और आई कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल डीएनए था या आरएनए था। देखिए, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में डीएनए होता ही नहीं है। तो उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। तो साइंटिस्ट के दिमाग में आई कि जो स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें डीएनए था या आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। इसका आंसर है कि आरएनए वॉज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो अगर हम सोच के देखें ऐसा कैसे हुआ होगा, देखिए, जेनेटिक मटेरियल का काम क्या है? प्रोटीन बनवाना। प्रोटीन या एंजाइम से क्या होगा कि उस ऑर्गेनिज्म के जो फिनोटाइप है, मॉर्फोलॉजी है, कैरेक्टर्स है, वो एक्सप्रेस हो पाएंगे। ठीक है। तो देखिए, ये काम कौन करता है? आरएनए। तो ऐसा पोस्टुलेट किया गया
कि स्टार्टिंग में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता था, लेकिन बाद में जब इवोल्यूशन के जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन हुआ तो आरएनए से ज्यादा स्टेबल एक जेनेटिक मटेरियल नए ऑर्गेनिजम्स में आया जिसका नाम था डीएनए। ठीक है, चलिए वेट, ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। देखिए कि आरएनए या डीएनए जेनेटिक मटेरियल था, इसके लिए देखिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। इस चैप्टर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम भी पूछता है। जैसे फर्स्ट साइंटिस्ट का नेम हमें याद रखना है, वो है ग्रिफिथ। देखिए ग्रिफिथ ने क्या किया, एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इनको ये पता लगाना था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी, उसके दो स्ट्रेन होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। स्मूथ स्ट्रेन क्या होती है, देखिए स्मूथ कि उस बैक्टीरिया के बाहर एक कवच होती है, शील्ड होती है पॉलीसेकेराइड की, इसलिए होता है स्मूथ। ये शील्ड क्या करती है, उस बैक्टीरिया को जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है उससे प्रिवेंट करती है। तो जब इस बैक्टीरिया के एस स्ट्रेन को हम माउस में डालते हैं तो क्या होता है, देखिए माउस की डेथ होती है। एक दूसरी स्ट्रेन होती है आर स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन। इस स्ट्रेन के पास में रफ क्यों है, क्योंकि इसके पास कवच या शील्ड नहीं है, इसलिए हम इसको माउस में डालते हैं, माउस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ठीक है, अब इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने एक आर जो बैक्टीरिया था उसको माउस के अंदर इंसर्ट किया। क्या होना चाहिए, जो माउस की डेथ नहीं होनी चाहिए, रफ है। इसके साथ में इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को डेड करके और उसको भी माउस के अंदर इंसर्ट किया, और इन्होंने देखा कि माउस की डेथ हो गई। तो इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एस बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल आपके आर बैक्टीरिया में गया, इससे आर बैक्टीरिया आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। इस तरीके की इन्होंने बात की, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ट्रांसफॉर्मिंग की जो जेनेटिक मटेरियल जिसने ट्रांसफॉर्म किया वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। इसके बारे में बताया हर्शे और चेज ने। इन्होंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ये इन्होंने कंक्लूड किया। ठीक है, चलिए तो हमने डीएनए और आरएनए के जेनेटिक मटेरियल के बारे में पूरा डिस्कशन देख लिया। अब हम देखेंगे डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर। देखिए मैंने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपको पढ़ाया है कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, देखिए इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, डायग्राम में देखिए अच्छे से। फर्स्ट कंपोनेंट है एक शुगर है, पेंटोज शुगर, जो मैंने अभी आपको बताया। जो आरएनए में कौन सी पेंटोज शुगर आपको मिलेगी, राइबोलोज। और डीएनए में आपको कौन सी पेंटोज शुगर मिलेगी, डीऑक्सीराइबोलोज। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, और थर्ड कंपोनेंट जो होता है डीएनए और आरएनए का या न्यूक्लियोटाइड का, वो होता है नाइट्रोजन बेस। जो आपको पता होगा एडेनिन होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। ठीक है, अब देखिए, अब इसके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि देखिए जहां ये फर्स्ट एरो आपको दिख रहा है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पेंटोज शुगर से और नाइट्रोजन बेस इसके फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है। ये हमको याद रखना है, 1' कार्बन। ये साइक्लिकल स्ट्रक्चर है इसलिए हम प्राइम नेमिंग का यूज कर रहे हैं। तो 1' कार्बन से क्या अटैच है, नाइट्रोजन, क्या अटैच है आपके शुगर के, नाइट्रोजन बेस, और बॉन्ड का नाम क्या है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसके बाद देखिए 2' कार्बन की क्या खासियत है, मैंने आपको पहले अभी बताया कि आरएनए में 2' पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो डीएनए में नहीं होता है। हर प्राइम कार्बन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखना है। इसके बाद में देखिए 3' और 5', ये वाला जो कार्बन है वो है 5' और ये वाला कार्बन है वो है 3'। तो इन दोनों के बीच में जो जो फॉस्फेट है वो दो राइबोज शुगर को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच करता है और 3' और 5' पोजीशन पे कनेक्ट होता है। तो ये सारी कनेक्शन हमको देखने हैं। चलिए रिवाइज करते हैं। 1' कार्बन पे क्या है, शुगर। 2' कार्बन पे आरएनए में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, डीएनए में नहीं है। 3' और 5' पे क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका बैकबोन कौन बना रहा है। देखिए इस मॉलिक्यूल का बैकबोन बनाते हैं आपके राइबोज शुगर और फॉस्फेट, ये दो बनाते हैं बैकबोन। इसके अलावा जो ए और टी, ये नाइट्रोजन बेस हैं, ये प्रोजेक्शंस का काम करते हैं।
अब इन नाइट्रोजन बेस में हम देखेंगे, देखिए प्यूरिन होते हैं और पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन का स्ट्रक्चर पिरिमिडीन से डिफरेंट होता है। दो प्यूरिन है ए और जी, और तीन पिरिमिडीन है सी, टी और यू। ठीक है। अब देखिए ए के हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिखता है टी, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा आपको दिखेगा सी। यानी आप देखिए एक प्यूरिन का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा एक पिरिमिडीन होता है, और ए और टी के बीच में जो बॉन्डिंग आपको दिख रही है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे, और जी और सी के बीच में आपको तीन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमें देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको पहले बताया था कि आरएनए में एक नाइट्रोजन बेस डीएनए से डिफरेंट होता है, वो पिरिमिडीन है या प्यूरिन है? चलिए बताइए। वो पिरिमिडीन है। आरएनए में क्या होता है? यूरासिल। डीएनए में क्या होगा? थाइमीन। ये टी और यू का झगड़ा रहता है आरएनए और डीएनए में। चलिए अब बात करते हैं और कुछ साइंटिस्ट की। देखिए डीएनए की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। एक साइंटिस्ट हुए हमारे मीशर। डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में जिन साइंटिस्ट ने हमें बताया उनके बारे में बात करते हैं। साइंटिस्ट है मीशर। इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक मटेरियल है, इसका नाम इन्होंने दिया न्यूक्लिन। लेकिन ये उसका स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन नहीं बता पाए। बाद में वॉटसन और क्रिक, इन्होंने फेमस जो अपना डबल हेलिक्स मॉडल दिया है कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने प्रपोज किया, वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है। अब इस डबल हेलिक्स मॉडल के कुछ सीलियंट फीचर होते हैं। देखिए डबल हेलिक्स है वो हमेशा राइट हैंडेड कॉइल होती है, और जो दो आपकी जो चेन है वो एंटी पैरेलल होती है, 5 प्राइम और 3 प्राइम। इस प्राइम का आपको मतलब अब समझ में आ रहा होगा कि देखिए एक तरफ शुगर 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप है और एक साइड 3 प्राइम पे है। तो एक एंड पे जो फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा वो 5 प्राइम कार्बन से अटैच होगा, और दूसरी तरफ जो फॉस्फेट फ्री होगा वो 3 प्राइम कार्बन से अटैच होगा। तो जिस साइड फॉस्फेट 5 प्राइम शुगर 5 प्राइम कार्बन से अटैच है वो है 5 प्राइम एंड, और 3 प्राइम जहां से कनेक्ट है वो है 3 प्राइम एंड। ठीक है। इस डबल हेलिक्स को जब आप देखेंगे तो देखिए ये जो दो हेलिक्स के बीच का आपको डिस्टेंस दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पिच डिस्टेंस, पिच लेंथ 3.4 नैनोमीटर। तो एक पिच में जब हमने मेजर किया हमें दिखा कि 10 बेस पेयर हमें मिले। तो क्या इससे हम दो बेस पेयर के बीच का लेंथ निकाल सकते हैं? आप बताइए। देखिए अगर सपोज कीजिए अगर 10 लोग हैं और उन 10 लोगों के बीच में जो टोटल आपकी लेंथ मिली, आपको मिली 3.4 नैनोमीटर, क्या दो लोगों के बीच की लेंथ आपको मिल सकती है? कितनी होगी? 0.34 नैनोमीटर। तो डीएनए या आरएनए में दो नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस है। चलिए अब जब हमने डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देख लिया तो जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने एक सेंट्रल डॉगमा का प्रिंसिपल दिया। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? आपको पता होगा कि डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। बेसिक बात है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनको हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन को। मैंने आपको अभी बताया है कि डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स हैं एंटी पैरेलल होती हैं। एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब हमको करना है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए पॉलीमरेज। देखिए जो भी आपको बनाना है वो होगा पॉलीमरेज, और जिस टेम्पलेट का यूज करके हम बनाते हैं वो उसके डिपेंडेंट होता है। यहाँ डीएनए से ही नया डीएनए बनाना है तो इसका क्या नाम होगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर मान लीजिए मैं ट्रांसक्रिप्शन कर रहा हूँ, डीएनए से आरएनए बनाना है, एंजाइम का क्या नाम होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। चलिए देखते हैं। अब देखिए जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये जो नई डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन है केवल एक डायरेक्शन में करता है, और वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आपको डायग्राम से दिख रहा होगा। तो अब आप देखिए जो स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जब मुझे बनानी है तो मैं कंटिन्यूअस बना दूंगा, क्योंकि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगी, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत इजीली बना सकता है। लेकिन जो स्ट्रैंड
आपकी पोलैरिटी शो करेगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बनेगी? नहीं। तो यहां भी डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही, लेकिन इसको डिसकंटिन्यूअसली बनाएगा। ठीक है, अपन बाद में क्या करेंगे, इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ देंगे। जोड़ने वाला एंजाइम क्या है? डीएनए लाइगेज। ये पूरा रेप्लिकेशन इसी तरीके से होगा। हम डीएनए की स्ट्रैंड को खोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और पॉलीमराइजेशन करेगा। सिंपल। चलिए, अच्छा ये पॉइंट, चलिए आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए मैंने डीएनए रेप्लिकेशन कर लिया और इसके बाद में सेल डिवीजन नहीं हुआ, क्या होगा? देखिए क्रोमोसोम का नंबर बढ़ सकता है, पॉलीप्लॉइडी हो सकती है। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए से हमने डीएनए रेप्लिकेट कर लिया, अब हम बनाते हैं डीएनए से आरएनए। चलिए, ट्रांसक्रिप्शन में एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है जो आपके पीवाईक्यू में कई बार पूछी गई है। उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, क्या है बोलिए साथ में? एक प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक टर्मिनेटर होता है। ठीक है, ये 3 है। अब आप मुझे बताइए कि प्रमोटर की डायरेक्शन क्या होगी? चलिए नोट्स में से देख के बताइए। देखिए प्रमोटर की डायरेक्शन होती है अपस्ट्रीम होती है 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, और टर्मिनेटर होता है 3 प्राइम एंड की तरफ। अब आप डायग्राम में देखिए, देखिए ट्रांसक्रिप्शन, देखिए जब डीएनए की 2 स्ट्रैंड हैं हमारे पास, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जबकि एमआरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। तो एक कंफ्यूजन है कि दोनों में से कौन सी स्ट्रैंड का यूज किया जाए। देखिए एमआरएनए जो बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाना है, तो उस स्ट्रैंड का यूज करें जो डीएनए की जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में हो, यानी ये वाली स्ट्रैंड। जिस स्टैंड को टेम्पलेट बना के मुझे आरएनए बनाना है, उस स्टैंड का क्या नाम है? टेम्पलेट स्टैंड। सामने वाली जो स्टैंड है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसका नाम है कोडिंग स्टैंड। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए एमआरएनए में हम आगे देखेंगे कि एमआरएनए से हमें क्या बनाना है? प्रोटीन। एमआरएनए पे जो सीक्वेंस है 3-3 न्यूक्लियोटाइड का, उसको हम बोलते हैं कोडॉन। आपकी जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस है, ये बिल्कुल एमआरएनए की सीक्वेंस के सिमिलर होती है, एक्सेप्ट वन थिंग। क्या होगी बताइए? एमआरएनए में यूरासिल होगा, यहाँ पे थाइमीन होगा। ऐसा क्यों? आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, क्या मान लीजिए एक सीक्वेंस है AUG, तो सामने वाली पे क्या सीक्वेंस होगा बताइए? ए के सामने क्या आएगा? T सीक्वेंस, बताइए। यहाँ पे जैसे अब सेम एमआरएनए बनना है, तो देखिए एमआरएनए भी तो इसी स्ट्रैंड को टेम्पलेट बना के बना है। इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट बना के ही आपकी दूसरी स्ट्रैंड बनी है। इसी स्ट्रैंड को टेम्पलेट बना के आपका एमआरएनए बना है। तो क्या इन दोनों स्ट्रैंड में कोडॉन का सीक्वेंस बिल्कुल सेम होगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बिल्कुल सेम होगा, इसलिए इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और जब हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम देखते हैं तो इसी कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी के हिसाब से देखते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि प्रमोटर जो होता है 5 प्राइम एंड की तरफ होता है, लेकिन देखिए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का अगर 5 प्राइम एंड देखेंगे तो इधर है, जबकि जो कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड इधर है। तो अब आप मुझे बताइए कि स्ट्रक्चरल जीन से और प्रमोटर की लोकेशन आप क्या बताएंगे? 5 प्राइम एंड की साइड, क्योंकि हम कोडिंग स्ट्रैंड से इस चीज को देखते हैं। चलिए देखिए मैंने आपको बताया एक प्रमोटर है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, फिर स्ट्रक्चरल जीन है जिसका हमको ट्रांसक्रिप्शन करना है, और टर्मिनेटर पे हम रोक देंगे। अब एक ऐसी कंडीशन जिसमें प्रमोटर एक हो, स्ट्रक्चरल जीन में हम क्या करें कि मान लीजिए 2 या 3 एमआरएनए का मटेरियल छुपा दें, कि जिससे 2 या 3 एमआरएनए बन जाएं, बाद में 3 प्रोटीन बन जाएं, यानी एक जीन से 3 प्रोटीन बनवा दें। तो इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्टोनिक जीन। ऐसा मिलता है प्रोकैरियोट में। देखिए प्रोकैरियोट में बहुत छोटा सा तो होता है डीएनए। अब बहुत छोटे से डीएनए से बहुत सारे उनको बनाने होते हैं प्रोटीन, इसलिए उन लोगों ने ऐसा अरेंजमेंट किया है पॉलीसिस्टोनिक जीन का। जबकि यूकैरियोट में ऐसी जरूरत नहीं है, वहां वहां होते हैं मोनोसिस्टोनिक जीन, यानी एक सिस्टोन से एक एमआरएनए बनेगा और एक प्रोटीन बनेगा एक जीन से। चलिए तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लें। ट्रांसक्रिप्शन का एंजाइम बताइए। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम का नाम है।
ये आरएनए पॉलीमरेज जब हम देखते हैं तो देखिए प्रोकैरियोट में केवल एक आरएनए पॉलीमरेज है जो सभी तरह के आरएनए बनाएगा। कितने तरह के एमआरएनए, कितने तरह के आरएनए होते हैं, याद कीजिए। नंबर 1 एमआरएनए होगा जो डीएनए से बनता है, जो बाद में प्रोटीन बनवाएगा। एक होगा राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम के अंदर आपको मिलेगा। एक होगा टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए जो प्रोटीन बनवाने में आपकी हेल्प करेगा। 3 तरह के आरएनए हो गए। इन तीनों को एक आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोट में क्या होगा कि 3 आरएनए पॉलीमरेज हैं अपने पास, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो नंबर 1 राइबोसोमल आरएनए बनाता है, नंबर 2 एमआरएनए बनाता है और नंबर 3 ट्रांसफर आरएनए बनाता है। ठीक है, याद रहेगा। राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए मैच द फॉलोइंग में आएगा, कराएंगे। चलिए और गहराई में पढ़ते हैं। देखिए राइबोसोमल आरएनए यूकैरियोट में कितने एस का होता है? प्रोकैरियोट में 70 एस और यूकैरियोट में 80 एस। 80 एस की सब यूनिट्स कौन सी होती हैं? 30, 50 नहीं, 40 और 60। ठीक है, ये जो 18 एस है ये मिलता है आपको 40 एस सब यूनिट में। इसके अलावा जो 60 एस सब यूनिट में आपको 3 कंपोनेंट मिलते हैं। एक आपको मिलता है 5 एस, एक 5.8 एस और एक 28 एस। देखिए इन 3 को बनवाता है आपका नंबर 1 आरएनए पॉलीमरेज, जबकि जो आपका 5s आरएनए है उसको आपको बनवाता है नंबर 3। ये एक स्पेशल बात है। नंबर 2 बेसिकली बनवाता है एचएन आरएनए। एचएन आरएनए क्या होता है? देखिए डीएनए से जो आपने बनाया है वो है एचएन आरएनए, उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तब उसको बोलते हैं एमआरएनए। तो बेसिकली एमआरएनए ही है। नंबर 3 क्या बनवाएगा? आपका टीआरएनए, 5s आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये क्या करेगा? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए आपके एचएन आरएनए जो हमने अभी पढ़ा है, एचएन आरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करेगा। ये क्या कन्वर्जन होता है ये भी हम अभी पढ़ने वाले हैं, देखिए आगे वही पार्ट है। चलिए अब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखिए कैसे होना है, बहुत सिंपल है। अगर बेसिक समझना चाहें तो देखिए डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, हम पहले खोलेंगे स्ट्रैंड को, उसके बाद में इनिशिएशन करना है यानी शुरुआत करनी है आरएनए बनाने की, फिर इलोंगेट करना है, फिर टर्मिनेट करना है, बना देंगे आरएनए। इसमें क्या है? चलिए इसके बाद जो काम का पार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया कि एचएनआरएनए से एमआरएनए बनवाना होता है। हेटेरोजीनस एचएनआरएनए की फुल फॉर्म क्या है? हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए से आपको एमआरएनए बनवाना है, मैसेंजर आरएनए। एक इसमें प्रोसेस है स्प्लाइसिंग। देखिए स्प्लाइसिंग क्या होती है? देखिए एचएनआरएनए कुछ इस तरह का आपको मिलता है। ठीक है, ये वाला पार्ट है जिसका नाम है एक्सॉन और ये वाला पार्ट है जिसका नाम है इंट्रॉन। ये 2 पार्ट अलग अलग कैसे हैं? देखिए एक्सॉन वो पार्ट है एमआरएनए का जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेगा। इंट्रॉन है बेकार यानी कूड़ा। तो कूड़े को स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं? इस कूड़े को हटाना है, काटना है और अलग करना है, बाद में काम काम के हिस्से को जोड़ देना है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? स्प्लाइसिंग। ठीक है, नंबर 2 प्रोसेस है कैपिंग। देखिए कैपिंग में क्या करते हैं? एमआरएनए की पोलैरिटी क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम एंड की साइड कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल को अटैच करना, इसको बोलते हैं कैपिंग। मॉलिक्यूल का क्या नाम है? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए अगर मुझे वैसे एमआरएनए में ऐड करवाना होता तो मैं क्या करता? मैं ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट जोड़ता, लेकिन यहाँ स्पेशल मॉलिक्यूल है, मिथाइल है और ट्राइफॉस्फेट है। चलिए टेलिंग क्या होती है? अगर मैं एचएनआरएनए के 3 प्राइम एंड की साइड में और कुछ मॉलिक्यूल ऐड करता हूं उसको बोलते हैं टेलिंग। क्या करते हैं? 200 टू 300 एडिनाइलेट ऐड करते हैं और बिना टेम्पलेट के करते हैं। यहाँ स्पेशल बात देखिए, ये सारा इस तरह से एचएनआरएनए को हम कन्वर्ट करते हैं एमआरएनए में। चलिए अब जब इतना हमने पढ़ा है तो चलिए जेनेटिक कोड की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, जेनेटिक कोड आपको कहाँ मिलते हैं? एमआरएनए पे। हमने डीएनए से क्या बनाया? एमआरएनए। एमआरएनए पे क्या होते हैं? जेनेटिक कोड। इन जेनेटिक कोड को रीड करके हम बनाते हैं प्रोटीन। ठीक है, अब नेचर में जेनेटिक कोड कितने हैं? अगर मैं आपको मैथमेटिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आप मुझे बताइए। देखिए जेनेटिक कोड क्या होता है, मतलब सिंगलेट होता है, डबलेट होता है या ट्रिपलेट होता है? तो जेनेटिक कोड होता है ट्रिपलेट। ये एक साइंटिस्ट ने बताया जिसका नाम है गेमो। और कितने आपके पास न्यूक्लियोटाइड हैं? 4। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4।
अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करूं, यहाँ 4 न्यूक्लियोटाइड आ सकते हैं और आपके पास 3 हैं, तो इस तरह 64 आपके कोडॉन्स बन सकते हैं, क्योंकि ट्रिपलेट है ना। 3 आपके पास अगर जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है और आपके पास 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो 64 कोडॉन पॉसिबल है, यानी 64 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, इन 64 में से 61 कोडॉन ऐसे हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, जैसे कि AUG एक जेनेटिक कोड है हमारे पास। AUG जहां भी आएगा तो अमीनो एसिड आएगा मीथियोनिन। आया आपको समझ में? तो AUG के जैसे ऐसे 61 मेंबर्स हैं जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। आप पूछेंगे बाकी तीन किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडॉन। ये है UAA, UAG, UGA। तो अगर आपको पूछा जाए, अगर आपको मैं mRNA सीक्वेंस दे दूं और अमीनो एसिड बता दूं, और mRNA सीक्वेंस में जहां भी आपको ये कोडॉन्स दिखें वहीं उसको रोक देना है प्रोटीन सिंथेसिस को, क्योंकि क्योंकि इन जेनेटिक कोड के लिए, इस जेनेटिक कोडॉन के लिए हमारे पास कोई भी अमीनो एसिड अवेलेबल नहीं है, स्टॉप कोडॉन्स हैं। ठीक है, इसके बाद mRNA में कोई पंक्चुएशंस नहीं होते। ठीक है, यानी जेनेटिक कोड लगातार चलता रहता है। मान लीजिए AUG, GUA इस तरह से, तो ऐसा नहीं है यहाँ कोई ब्रेक होगा, ये लगातार चल रहा है ना। तो देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क्स इन जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। अगर AUG हमारे मीथियोनिन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, हर स्पीशीज में मीथियोनिन को ही कोड करेगा। इसको बोलते हैं यूनिवर्सलिटी। इसके अलावा देखिए एक जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो डीजेनरेसी। देखिए 61 कोडॉन है हमारे पास, 61 कोड हैं और हर कोडॉन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। अमीनो एसिड कितने हैं हमारे पास? 20। तो इसका मतलब है क्या एक से ज्यादा कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे? इसी फिनोमिना को बोलते हैं डीजेनरेसी, कि एक से ज्यादा कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, AUG के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। चलिए अब ऐसा करते हैं, DNA और RNA में थोड़ा म्यूटेशन करवा के देख लेते हैं, कुछ डिजीज आएंगी और वही तो हमारे काम की। आप डॉक्टर बन के क्या करोगे? डिजीज को क्योर करोगे। तो म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? अगर आपने एक न्यूक्लियोटाइड को बदल दिया, मान लीजिए किसी DNA में या A है और A की जगह आपने क्या कर दिया? G कर दिया। ये क्या है? ये है आपका पॉइंट म्यूटेशन, यानी एक पॉइंट में म्यूटेशन करना। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। देखिए सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, जो सिकल सेल अनीमिया में जो 6th पोजीशन पे होता है GAG कोडॉन होता है। इस GAG में क्या होता है, A की जगह हम U को, हम A की जगह हम U को लेके आते हैं, इसका मतलब है कि म्यूटेशन हो जाता है। GAG आपका कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, पर एक आपके न्यूक्लियोटाइड के चेंज करने से अब GUG जो है वो कोड कर रहा है वैलीन को। तो पूरा जो प्रोटीन बनना था, देखिए हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन है, तो बीटा चेन की 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था, अब क्या आ गया है? वैलिन। तो वैलिन के बनने से अब बीटा चेन का मामला हो जाता है गड़बड़, और डिजीज को हम बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके पॉइंट म्यूटेशन का। चलिए देखिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं एक सीक्वेंस आपको देता हूँ, AGU GAU, ये मान लीजिए एक सीक्वेंस है। अब मैं यहाँ पे आप देखिए ये कोडॉन है, देखिए अपने नोट्स में ये कोडॉन है, ये अगला कोडॉन है, ये अगला कोडॉन है। ठीक है, अगर मैं बीच में एक अमीनो एसिड को घुसा देता हूँ जिसका नाम है A, तो एक अमीनो एसिड को इंसर्ट करूं या एक अमीनो एसिड को डिलीट करूं, अब देखिए कि नए जो कोडॉन क्या बना है, AGA UGG, अब ये यू आगे आ जाएगा। तो अब देखिए क्या सारे आपके जेनेटिक कोड पूरी तरह से चेंज हो गया, आगे का पूरा आपका फ्रेम चेंज हो गया। तो एक या दो न्यूक्लियोटाइड को जब आप इंसर्ट करते हो या डिलीट करते हो तो हमेशा फ्रेम चेंज हो जाता है पूरा, इसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। लेकिन अब आप देखिए अगर मैंने 3 न्यूक्लियोटाइड को इंसर्ट या डिलीट किया तो पूरे आगे के फ्रेम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल और केवल एक कोडॉन का फर्क पड़ेगा, यानी एक अमीनो एसिड ज्यादा होगा या कम होगा। तो इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं कहेंगे। ठीक है,
चलिए, अब आगे हम पढ़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए मैंने आपको बताया कि जो जेनेटिक कोड कहाँ होंगे, आपके एमआरएनए पे। राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, इस प्रोसेस को, जो राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम पे जाके ही आपका एमआरएनए अटैच होना है। ठीक है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, एक शॉर्ट यूनिट है, एक लॉन्ग यूनिट है। यहाँ पे आपका एमआरएनए आके अटैच होना है। इस एमआरएनए पे क्या होंगे, जेनेटिक कोड। इन जेनेटिक कोड को पढ़ने का काम कौन करेगा, यहाँ पे फर्स्ट कोड है AUG। ये कौन बताएगा कि फर्स्ट कोड AUG है, ये बताएगा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, AUG को पढ़ना और पढ़ के भाग के सेल के पास जाना कि AUG के सामने क्या है, मिथियोनिन। तो सेल के पास जाएगा और सेल को बोलेगा कि मेरे को मिथियोनिन दे दो, मुझे लेके जाना है। ये काम है ट्रांसफर आरएनए का। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोवर लीफ लाइक। ट्रांसफर आरएनए पे एक एंटीकोडॉन लूप है। अब आप समझ सकते हैं एंटीकोडॉन लूप क्या करेगा। देखिए, एंटीकोडॉन लूप क्या होगा कि आपके एमआरएनए पे क्या है, कोडॉन, उनके कॉम्प्लीमेंट्री कोड होगा इस पे। तो जो ट्रांसफर आरएनए आपके AUG को पहचानेगा, उसका कोड क्या होगा, 5 प्राइम CAU 3 प्राइम। आप देख लीजिए कैसे किया है। तो एंटीकोडॉन, अब आप मुझे बताइए कि कितने टीआरएनए पॉसिबल हैं इस नेचर में, 61। जितने कोडॉन हैं उतने ही एंटीकोडॉन वाले टीआरएनए अवेलेबल हैं हमारे पास, तो 61 टीआरएनए। और जिस तरह कोई अमीनो एसिड नहीं होता हमारे स्टॉप कोडॉन के लिए, क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई टीआरएनए नहीं है। स्टॉप कोडॉन आते ही टीआरएनए बोलता है हमें भूल जाओ, हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन इसी तरीके से करवाना, यही स्टेप है सारी, कि इस तरह जो शॉर्ट एक सब यूनिट होगी, लॉन्ग सब यूनिट होगी, एमआरएनए अटैच होगा, टीआरएनए लेके आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से ट्रांसलेशन होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं, ये जो पूरी हमने मैकेनिज्म देखी है कि डीएनए से आरएनए बनवाया, आरएनए से प्रोटीन बनवाया, इसको रेगुलेट कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट का, जिसका नाम है लेकोपेरॉन। हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है, अच्छे से देखना है। इसकी डिस्कवरी की थी जैकब और मोनार्ड ने। लेग ओपेरॉन में क्या क्या याद रखना है अपने को, देखिए मैंने आपको बताया एक प्रमोटर होता है और बाकी स्ट्रक्चरल जीन रहते हैं और आखिर में टर्मिनेटर होगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन है 3, ZYE। इनके एंजाइम से याद रखने की, कौन से एंजाइम ये लोग बनवाते हैं। Z बनवाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनवाता है परमीएज और A बनवाता है ट्रांस एसिटाइलेस। देखिए बीटा गैलेक्टोसाइड कौन होता है, लैक्टोस मान लीजिए। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या काम है, लैक्टोस को तोड़ना। परमीएज का क्या काम है, लैक्टोस को सेल के अंदर लेके आना, यानी सेल की परमिएबिलिटी बढ़ाने का काम है। अब देखिए कैसे काम करता है लेग ओपेरॉन। देखिए यहाँ पे एक जीन है जिसका नाम है आई जीन। ये आई जीन एक एमआरएनए बनवाता है जिसका नाम है इनहिबिटरी एमआरएनए या रिप्रेसर एमआरएनए। इस एमआरएनए से प्रोटीन बना है जो है रिप्रेसर प्रोटीन। ये इस पी के बाद जाके अटैच हो गया O4 ऑपरेटर। अब इससे क्या होगा कि इस डीएनए के जो प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज अटैच होना था, तभी वो जो आरएनए का फॉर्मेशन है वो इनिशिएट कर पाएगा, वो नहीं हो पाता। ठीक है, अब हम क्या करें, देखिए सेल के अंदर अगर लैक्टोस ले आए, लैक्टोस क्या है, इंड्यूसर है। तो सेल के अंदर अगर लैक्टोस है तो इस रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देगा। तो ओ पोजीशन क्या हो जाएगी, खाली। आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा आपके प्रमोटर से, ZYA, इनका ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा, और सेल के अंदर ये तीनों एंजाइम आपको मिलेंगे। और देखिए लैक्टोस ही इंड्यूसर था और ये लैक्टोस को ही तोड़ने का काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है, आप सोचिए एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके मीडियम में ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोस है। तो सेल की मशीनरी ऐसी है कि लैक्टोस को तोड़ने का प्रबंध बन जाए। ये काम करता है आपका लेग ओपेरॉन। ठीक है, चलिए लास्ट दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। फर्स्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ से भी हर साल एक क्वेश्चन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आता है, एक बार समझ लेते हैं। देखिए एक प्रोजेक्ट था 1990 में स्टार्ट किया था। इस प्रोजेक्ट का इनका मोटिव क्या था कि जो ह्यूमन का पूरा डीएनए है उसकी स्टडी करनी थी इन लोगों को। इनके क्या गोल्स थे कि ह्यूमन के डीएनए में लगभग इन लोगों का जो पोस्टुलेट था कि 20 to 25,000 जीन है, उनको देखना है कौन से हैं, और 3 बिलियन बेस पेयर होने चाहिए और उनकी स्टडी करनी है कि बेस पेयर का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, इनके मेथड क्या है, देखिए दो मेथड में
हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या जीन मैपिंग करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, अगर मैं जो डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बना रहा है केवल उसकी स्टडी करूं, उसकी मैपिंग करूं, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स्ट। ये पिछले 5 साल में 2 बार पूछा है कि उन सारे जीन्स की स्टडी करना या डीएनए के उस पार्ट की स्टडी करना जो आरएनए बनवाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसमें हम डीएनए के उस पार्ट को छोड़ देंगे जो आरएनए नहीं बनवाएगा, जो आरएनए से आगे फिर प्रोटीन नहीं बनेगा। मेनली आरएनए से हम देखते हैं कि कौन आरएनए बनवा रहा है और कौन नहीं बनवा रहा है। फिर एक नंबर 2 मेथड है ब्लाइंड सीक्वेंसिंग या सीक्वेंस अनोटेशन। इसमें क्या होता है कि अगर मैं पूरे डीएनए की स्टडी कर लूं, कोई आरएनए बनवाए या नहीं बनवाए, और उसके बाद में फिर हर पार्ट को मैं अलग अलग उसमें अनोटेट कर दूं कि ये पार्ट ये बनवा रहा है, ये नहीं बनवा रहा है, इसको बोलते हैं सीक्वेंस अनोटेशन करना। ये 2 मेथड है। बेसिकली कैसे करते हैं? देखिए, सेल से मैंने सबसे पहले डीएनए लिया, डीएनए को फ्रेगमेंट करते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इन टुकड़ों को हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि इनको एम्पलीफाई कर सकें। फिर एम्पलीफिकेशन के बाद में स्टडी करते हैं। तो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेजने के लिए हमको कुछ चाहिए वेक्टर, इनका नाम है बीएसी और वाईएसी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। आपको नाम से पता लग रहा होगा कि वो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जिनमें हम एम्पलीफिकेशन करने वाले हैं। एक बैक्टीरिया है और ईस्ट है। ठीक है, अब देखिए प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2003 में लगभग। अब इसमें क्या फाइंडिंग मिली उसको देखते हैं। देखिए, डीएनए में इन लोगों का क्या अनुमान था, जीन कितने होने चाहिए? 20 से 25 हजार। इनको जीन मिले लगभग 30 हजार। ठीक है, अब देखिए एक पूरा का पूरा डीएनए है, हमको पता है 46 क्रोमोसोम्स हैं और हर क्रोमोसोम पे क्या है? जीन है। कितने जीन हो गए? इतने। कितने बेस पेयर हैं? नंबर 2 इनका था ना लगभग 3 बिलियन बेस पेयर। कितने हैं? 3.1 बिलियन बेस पेयर। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग कि लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स। यानी हम सोचते हैं कि डीएनए का काम क्या है? आरएनए बनाना और प्रोटीन बनवाना, लेकिन डीएनए का कुल मिला के 2% से भी कम हिस्सा प्रोटीन बनवाने में काम आ रहा है। बाकी हिस्सा वो प्रोटीन नहीं बनवा रहा है। बाकी हिस्सा रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में है जिसको हम आगे काम में लेंगे। चलिए, इसके अलावा देखिए 99.9% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज सेम इन ऑल इंडिविजुअल्स। अगर मैं ह्यूमन में बात करूं तो मेरा डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और आपके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस 99.9% सेम है। देखिए, तभी तो आपके 2 हाथ हैं, मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 पैर हैं, आपके 2 पैर हैं, तभी तो ऐसे चलता है। जो माइनर डिफरेंस है वो 0.1% से आते हैं। जो हाइट का है, वेट का है, आपके फेस का है, ये बहुत छोटे छोटे डिफरेंस हैं, इसलिए 0.1% से आते हैं। सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर 1। सबसे छोटा कौन सा है? वाई। मैंने आपको बता रखा है कि 1 से लेके जैसे आगे बढ़ते हैं क्रोमोसोम का साइज कम होता है, इसी तरह से नेमिंग की है हमने। चलिए, इसके अलावा 1.4 मिलियन प्लेसेज पे आपको मिला है एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अगर अगर पूरे के पूरे चेन में से अगर मान लीजिए ये डीएनए का सीक्वेंस है और मैं केवल एक जगह पे अगर इसको चेंज कर दूं तो इसको बोलते हैं एसएनपीस। ठीक है, ये एसएनपी बहुत सारी डिजीजेज से कोरिलेशन है इनका, इसलिए हम एसएनपीस की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमने ह्यूमन जो हमने एचजीपी के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। अब लास्ट टॉपिक हम देखते हैं, इसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसको बनाया था एलेक जेफरी ने और ये वीएनटीआर पे बेस है। वीएनटीआर क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। देखिए टेंडम रिपीट्स क्या होते हैं? मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है AGAT। अगर ये सीक्वेंस डीएनए में लगातार रिपीट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं टेंडम रिपीट्स। और वेरिएबल नंबर यानी एक इंडिविजुअल में 100 बार रिपीट हो रहा है, अगले इंडिविजुअल में 50 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं वीएनटीआर। हम इनकी स्टडी करते हैं। इसमें हम देखते हैं, देखिए कि अगर मैं मेरे पेरेंट्स के और मेरे अगर वीएनटीआर की स्टडी करूं तो उनमें सिमिलरिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू मेरे वीएनटीआर और आपके वीएनटीआर में। तो इस स्टडी के थ्रू हम फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन और पैटर्निटी डिस्प्यूट में काम आता है। अब देखिए पैटर्निटी का आपको समझ में आ गया। फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि देखिए क्राइम सीन पे मुझे कोई डीएनए मिला है, उसके वीएनटीआर को जो भी मेरे सस्पेक्ट हैं उनसे मैच करूंगा। जहां मेरे वीएनटीआर मैच कर गए यानी वही मेरा क्रिमिनल है। तो इस तरह से फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन में भी इसका रोल है। ठीक है,
इसका बेसिस क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। जो मैंने आपको बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से क्या होता है, जो आपके जो टेंडम रिपीट्स हैं उनका नंबर वारी करता है, इस तरह से काम चलता है। और देखिए पॉलीमॉर्फिज्म इज बेसिस ऑफ बोथ मैपिंग एंड फिंगरप्रिंटिंग ऑफ डीएनए। सिंपल सी बात है, पॉलीमॉर्फिज्म हम जीन मैपिंग में भी काम में लेते हैं और फिंगरप्रिंटिंग में भी। तो चलिए आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। हमने डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देखा है, फिर हमने सेंट्रल डॉगमा देखा है जिसमें डीएनए से आरएनए और आरएनए से हमें प्रोटीन बनवाना था। हमने आरएनए का स्ट्रक्चर भी देखा है। इसके बाद हमने डीएनए का रेप्लिकेशन, फिर हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी देखा है। फिर हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखा है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग की फॉर्म में। हमने लेक ओपेरॉन भी देखा है कि जीन रेगुलेशन कैसे करते हैं। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और जीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात की है। तो आज हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट किया है। नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें मेंडल के लॉस के बारे में हम बात करेंगे और बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए। गुड लक।